हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज की क्लास में चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 आप बीएड सेकेंड ईयर छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर होगा आपका मैकाले के विवरण पत्र एवं बैंटिंग का संकल्प। बट इससे पहले आपके प्रीवियस मैंने इजी नोट्स के चैप्टर 1, 2 एंड 3 अपलोड कर दिए हैं और उसको आपको मैंने डिस्क्राइब भी किया है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो से इसको, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और मैं आज के आपके 20 चैप्टर तक का क्विक रिवीजन आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, जितना भी ज़्यादा हो जाएगा मैं उतनी ही वीडियोज आज आपकी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, बट आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से अपना रिजल्ट दिखाइए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है मैकाले के विवरण पत्र एवं बैंटिंग का संकल्प। कब था ये? 1835 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसी बेस पर अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब स्थापित हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था? 1757 ईस्वी से किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित हुआ था। 1757 तक कौन सा काल चला था? मध्यकाल चला था 1757 तक। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत आया था, तो ये वास्को डिगामा जो है ये भारत कब आया था? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर 27 मई 1498 को ये भारत आया था। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों ने भारत पर व्यापार किया, यानी कि कितने वर्षों तक पुर्तगालियों ने भारत पर व्यापार किया? तो लगभग 100 वर्षों तक पुर्तगालियों ने भारत पर व्यापार किया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऊपर अभी हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1757 ईस्वी में। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1600 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी, किसने की थी कलकत्ता मदरसा की स्थापना? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग, तो कैसे याद रखोगे? वारे वाह। ठीक है, वारेन हेस्टिंग हैशटैग करके कोई भी चीज़ फेमस होता है। वारेन हेस्टिंग, कल तो तुमने क्या मदरसा कर दिया है ना, तो हैशटैग करके कल तो तुमने क्या मदरसा कर दिया, तो इस तरीके से याद रखना। वारेन हेस्टिंग हो जाएगा कलकत्ता मदरसा की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 6 है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किस सन में हुई थी? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना किस सन में हुई थी? तो याद रखना राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1781 ईस्वी में। संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो संस्कृत कॉलेज जो बनारस है इसकी स्थापना 1791 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग ने। किस सन में की थी? तो याद रखना 1781 में। ठीक है, और उसी से 10 साल बाद ही संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना 1791 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट आता है, कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे? देखो, कलकत्ता फोर्ट को कैसे आप कहते हैं? फोर्ट 40 है ना, तो इस तरीके से 40 का क्या याद रख लेंगे? 80। तो इस तरीके से आप कोई भी ट्रिक आप कैसे भी बना सकते हैं। तो 1800 याद रखना, 40 का क्या हो जाएगा? 80। तो किस में आ रहा है? 80 इसमें आ रहा है, तो 1800 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, और ये वाला संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना किस में हुई थी? तो कलकत्ता मदारस के बाद कलकत्ता मदारसा की स्थापना कब हुई थी? तो 1781 में, और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी 1790 में। कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, तो कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता फोर्ट कब हुआ था? इसको 1800 में इसकी स्थापना हुई थी। इस कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली द्वारा की थी। ठीक है, अब कैसे याद रखो? देखो, कलकत्ता विलियम है ना, तो फोड़ दिया तो क्या हुआ? वो जल गया है ना, तो जली से है ना, तो कहते हैं ना, तो तुमने फोड़ दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फिर वो वैली, जो वैले था वो क्या हुआ? जल गया। तो इस तरीके से याद रखना, कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने की। लॉर्ड मिंटो 1806 से 1813 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, वे समर्थक किसके थे? आपका, यानी कि जो लॉर्ड मिंटो थे भारत के गवर्नर जनरल थे 1806 से 1813 तक, तो वे प्राच्य साहित्य। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ आ गया 10 नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चंस। 1813 के चार्टर में राज्य शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया, इसके आधुनिक भारतीय शिक्षा के प्रथम काल को समाप्त करके भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नया मोड़ दिया, यह किसने कहा है? ठीक है, तो किसने कहा था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि नरुल्ला एवं नाइक ने कहा था। ठीक है, तो नोट कर लेना, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारत में शिक्षा के प्रसार का दायित्व किस चार्टर के अंतर्गत कंपनी पर निर्धारित कर दिया गया? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये 1813 के चार्टर के आधार पर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, तो बी को टिक कर लीजिए।
13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। जन साधारण की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि सुरक्षित कर दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए, यानी जो जनसाधारण की शिक्षा थी उसके प्रतिवर्ष के लिए धनराशि सुरक्षित कितनी थी, 1 लाख रुपए थी। तो ऐसे ही देखो, जनसाधारण की शिक्षा के लिए ज़्यादातर लोग कितना रुपया देना चाहते हैं, 1 लाख से ज़्यादा तो देंगे नहीं, तो 1 लाख, इस तरीके से ये ट्रिक है, याद रखना 1 लाख रुपए। ठीक है, प्राच्य पाश्चात विवाद कितने वर्षों तक चला था। ठीक है, तो प्राच्य पाश्चात विवाद जो था ये आपका चला था 1813 से 33 ईस्वी तक, यानी कि 20 साल तक ये चला था। ठीक है, प्राच्यवादी दल में मुख्य रूप से कंपनी के अधिकारी कौन थे, तो याद रखना यहाँ पर लॉर्ड मिंटो, जॉनथन डंकन, वारेन हेस्टिंग, ये सभी थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ये सभी जो थे वो प्राच्यवादी दल में मुख्य रूप से कंपनी के अधिकारी थे। बंगाल प्रांत के शिक्षा विभाग के सचिव कौन थे। ठीक है, तो बंगाल प्रांत के शिक्षा विभाग के सचिव थे प्रिंसिप। ठीक है, प्रिंसिप याद रखना कि शिक्षा विभाग के सचिव कौन थे बंगाल में, प्रिंसिप थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। भारतीय कभी भी अंग्रेजी भाषा के विद्वान नहीं हो सकते। यदि उन्हें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। यह कथन किसका है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रिंसिप, जो कि बंगाल प्रांत के शिक्षा विभाग के सचिव थे। तो इन्होंने कहा कि अगर भारतीयों को अंग्रेजी भाषा सिखाया जाए तो उनका विकास क्या होगा, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिंसिप ने कहा इसको। संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस नीति के अनुसार हुई थी। संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, बनारस में हुई थी। ठीक है, और इस किस नीति के अनुसार हुई थी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्राच्य शिक्षाविद नीति के अनुसार हुई थी। भारतीयों की संस्कृति धर्म तथा दर्शन केंद्रित है, किस पर केंद्रित है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्राच्य साहित्य पर केंद्रित है। ब्रिटिश संसद ने भारत की भावी शिक्षा नीति पर विचार करके शैक्षिक अनुदान की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी। ठीक है, तो पहले कितनी थी जनसाधारण के लिए, 1 लाख रुपए थी। अब कह रहा है कि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी। ठीक है, तो कितनी कर दी थी, 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी थी। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की किसने की थी, तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ठीक है, तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो याद रखना हिंदू कॉलेज। ठीक है, इस तरीके से राम, ठीक है, राम हो गए, राम मोहन, ये क्या है हिंदुत्व में, तो राम मोहन आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो राम मोहन याद रखना कि हिंदी कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किसने की, राजा राम मोहन रॉय ने की। 22वां है, प्राच्य पाश्चात विवाद के अंतिम निर्णय को लोक शिक्षा की सामान्य समिति के सचिव ने किस गवर्नर के समक्ष प्रस्तुत किया। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, प्राच्य पाश्चात विवाद के अंतिम निर्णय की बात हो रही है कि लोक शिक्षा की सामान्य समिति के सचिव ने किस गवर्नर के समक्ष प्रस्तुत किया था, तो विलियम बेंटिंग के सामने प्रस्तुत किया था। प्राच्य पाश्चात विवाद के अंतिम निर्णय को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समक्ष किस सन में प्रस्तुत किया गया था, तो अब याद रखना यहाँ पर जनवरी 1834 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, क्या था, प्राच्य पाश्चात विवाद किसके सामने प्रस्तुत किया गया, तो याद रखना विलियम बेंटिंग के सामने। किस सन में किया गया, जनवरी 1834 में किया गया। 24 लॉर्ड बेंटिंग ने लोक शिक्षा की सामान्य समिति का प्रधान किसे नियुक्त किया था। ठीक है, तो लॉर्ड बेंटिंग ने लोक शिक्षा की सामान्य समिति का किसको नियुक्त किया था, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय समाज की स्थापना 1817 ईस्वी में किसने की थी, तो याद रखना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। यानी कि अगर हम पूछते हैं कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की, हिंदू से मैंने क्या बताया, राम मोहन, तो राजा राम मोहन ने किया था। लेकिन कलकत्ता विश्वविद्यालय समाज की स्थापना किसने 1857 में की थी, तब दयानंद, याद रखना कि दयानंद इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने टोटल 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए जो कि आपके चैप्टर 4 के थे। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जिसमें एडम्स रिपोर्ट और इसकी सिफारिशों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, यह किसका दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा ही किसी भी समाज का विकास किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो एडम, ऐड क्या ऐड कर, समाज में शिक्षा को ऐड कर। ठीक है, तो ये किसका विश्वास था, एडम का विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा ही किसी भी समाज में विकास किया जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने एडम को बिहार तथा बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा था, तो किस गवर्नर जनरल ने सौंपा था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एडम को बिहार और बंगाल के शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा था। ठीक है, एडम की रिपोर्ट में सच्चा वर्णन किया गया है। तो एडम की रिपोर्ट में सच्चा वर्णन किस बात का किया गया है, तात्कालीन भारतीय शिक्षा पद्धति का, तात्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था का, भारतीयों का शिक्षा प्रतिमेय का, तो इन सभी का जो है सच्चा वर्णन किया गया है एडम्स की रिपोर्ट में।
नेक्स्ट है 1835 व 1838 के बीच बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करके एडम ने शिक्षा पर अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो कब प्रस्तुत की थी? 1835 में। लेकिन कितनी तारीख को याद रखना, 1 जुलाई को, और 1 ही जुलाई को हमारा जीएसटी भी लागू हुआ था। तो 1 जुलाई 1835 को शिक्षा की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करके एडम ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, तो विलियम बेंटिंक ने इनको भेजा था बंगाल और बिहार की शिक्षा स्थिति का अध्ययन करने के लिए, और उसको अध्ययन करने के बाद एडम ने अपनी रिपोर्ट 1 जुलाई 1835 को पेश कर दी। ठीक है, किसके सामने? विलियम बेंटिंक के सामने। एडम की प्रथम रिपोर्ट के मापदंड क्या थे? तो जो एडम थे उनकी प्रथम रिपोर्ट के मापदंड थे जनसंख्या के अनुसार संस्थाओं की संख्या होनी चाहिए, शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, शिक्षा संस्थाओं का उचित वितरण। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। 6 नंबर है, एडम की प्रथम रिपोर्ट में बंगाल में कितने व्यक्तियों की एक पाठशाला का वर्णन किया गया था? तो कितने व्यक्तियों का वर्णन किया गया था? 400 व्यक्तियों की एक पाठशाला होनी चाहिए, ऐसा वर्णन एडम की प्रथम रिपोर्ट में किया गया था। 1801 के सर्वेक्षण के अनुसार बंगाल तथा बिहार में कितने बालकों हेतु एक देसी पाठशाला थी? ठीक है, तो कितने की थी? 63 बालकों हेतु एक देसी पाठशाला थी। कहाँ पर? बंगाल तथा बिहार में। कब? 1801 में। ठीक है, लेकिन जब 1835 1 जुलाई को पहली रिपोर्ट इन्होंने पेश की तो उसमें बोला गया कि कम से कम 400 व्यक्तियों की एक पाठशाला होनी चाहिए। 1 जुलाई 1835 को प्रस्तुत एडम की प्रथम शिक्षा रिपोर्ट में शिक्षा का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया उसमें शामिल है। तो क्या शामिल है उसमें? प्राथमिक पाठशालाओं में 5 से 6 वर्ष की अवस्था से छात्र शिक्षा प्रारंभ करते थे और 10 से 11 वर्ष की आयु तक पढ़ते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर अंगुली की सहायता से रेत पर अक्षर बनाना सिखाया जाता था। रेत के पश्चात आटे पर तथा ताड़पत्र पर स्याही से लिखना सिखाया जाता था। तो ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा पर एडम ने अपनी दूसरी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो शिक्षा पर एडम ने अपनी दूसरी रिपोर्ट 23 दिसंबर 1836 को। पहली रिपोर्ट 1 जुलाई 1835 को। ठीक है, दूसरी रिपोर्ट इन्होंने 23 दिसंबर 1836 को पेश की थी। ठीक है, शिक्षा पर एडम की दूसरी रिपोर्ट किस जिले में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित थी? तो पहली किस पर थी? बिहार और बंगाल पर थी, और दूसरी किस पर थी? मंगलोर पर थी। ठीक है, दूसरी किस पर थी? सॉरी, ये नेटोर पर थी। किस पर थी? नेटोर पर। ठीक है, तो शिक्षा पर एडम की दूसरी रिपोर्ट किस जिले में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित थी? तो नेटोर जिले के सर्वेक्षण पर आधारित थी ये। एडम के अनुसार जन शिक्षा योजना को किस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता था? ठीक है, तो ऑप्शन देखो यहाँ पर, भारतीय भाषा एवं साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान का अध्ययन भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही करवाया जाए, निष्पंदन सिद्धांत को लागू किया जाए, कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, सरकार की तरफ से स्कूलों को आर्थिक सहायता दिए जाने की सिफारिश किस प्राच्यवादी विचारक द्वारा की गई थी? ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एडम के द्वारा ही कहा गया था कि सरकार की तरफ से स्कूल को आर्थिक सहायता दिया जाए। भारत में गद्य साहित्य का इतिहास प्रारंभ हुआ। तो भारत में गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? अंग्रेजी की गद्य रचनाओं के अनुवाद से हुआ। भारत के लेखकों ने निबंध लिखते समय अनुकरण किया, यानी कि किसको फॉलो किया, किस शैली को फॉलो किया? ठीक है, तो किसको फॉलो किया था? उपरोक्त सभी, यानी पाश्चात्य शैली, पाश्चात्य विषय, पाश्चात्य विचारधारा, इन सभी को ही भारत के जो लेखक थे निबंध लिखते समय इन सभी का अनुकरण किया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य में एकांकी का विकास परिणाम है, क्या है? पाश्चात्य प्रभाव का। ठीक है, तो जो एकांकी है इसका मतलब क्या है? पाश्चात्य प्रभाव का यहाँ पर परिणाम है। किसका? एकांकी का। क्वेश्चन नंबर 16 है, एडम्स प्रतिवेदन का प्रथम भाग संबंधित है। ठीक है, तो एडम्स प्रतिवेदन का प्रथम भाग किससे संबंधित था? शैक्षिक आंकड़ों के संकलन से। तो यहाँ पर आपने क्या क्या देखा? एडम्स ने 2 रिपोर्ट पेश की, 1 जुलाई 1835 को। ठीक है, दूसरी उन्होंने कब पेश की? तो सितंबर 1836 में, यानी कि दिसंबर 1836 में। पहली 1 जुलाई 1835 में, दूसरी 23 दिसंबर 1836 में। ये थी कहाँ पर? बिहार और बंगाल जिले के सर्वेक्षण पर, और दूसरी रिपोर्ट थी नेटोर जिलों के सर्वेक्षण पर। ठीक है, यानी कि उसके सर्वेक्षण पर। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी शिक्षा की रिपोर्ट पेश की थी, और इनको भेजा किसने था? तो इनको भेजा था उस टाइम के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है एडम्स के रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1, और वो भी चैप्टर नंबर होगा हमारा 6। ठीक है, जिसमें है वुड का घोषणा पत्र, यानी कि वुड डिस्पैच 1854। ये कब आया था? 1854 में। जबकि इसके पहले आपने जो देखा, ठीक है, वो कब था? 1835 में। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1, वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था। तो कब हुआ था? ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? हेडिंग ही थी हमारी, क्या चैप्टर का नाम ही था 1854 में। तो ये हो जाएगा कि यानी वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था 1854 में।
वुड के घोषणा पत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, भारतीय शिक्षा विवादों को हल करना, भारतीय शिक्षा विकास का मूल्यांकन करना, मिशनरियों की शिकायतें दूर करना। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष कब बने थे? तो कब बने थे? 1854 ईस्वी में बने थे। कंपनी के संचालकों ने भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 जुलाई 1854 को कंपनी के संचालकों ने भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी। चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र को क्या नाम दिया गया था? ठीक है, तो क्या नाम दिया गया था? शिक्षा का आदेश पत्र है, ये शिक्षा का महाधिकार पत्र है, शिक्षा का घोषणा पत्र है, ये सभी नाम दिया गया था चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त सभी। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में किस भाषा को महत्व दिया गया था? तो प्राच्य भाषा और पाश्चात्य भाषा दोनों को ही महत्व दिया गया था। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र के अनुसार उच्च शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए? तो उच्च शिक्षा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषा में होनी चाहिए। नेक्स्ट है, चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र में किस भाषा के महत्व को स्वीकार किया गया? तो किस भाषा के? अरबी और संस्कृत दोनों भाषा के महत्व को स्वीकार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आज्ञा पत्र वुड का भारतीय शिक्षा का शिलाधार कहा जाता है तथा यह भी कहा जाता है कि इसने हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? डॉक्टर एन बसु का है। ठीक है, एन बसु कहते हैं ना, एन आ बसु। ठीक है, तो शिलाधार कहा किसको? आज्ञा पत्र, वुड के आज्ञा पत्र को शिक्षा का शिलाधार कहा और कहा कि हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया। यह कथन किसने कहा है? तो डॉक्टर एन बसु ने कहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यह संपूर्ण भारत के लिए शिक्षा की इतनी व्यापक एवं विस्तृत योजना थी जिसमें स्थानीय या केंद्रीय शक्ति सुझाव देने के लिए साहस ही नहीं कर सकती थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका था? डलहौजी का। ठीक है, हौजी, डल हौजी, यानी कि डाल हिला के रख दिए इन्होंने कि किसी ने कोई साहस ही नहीं कर पाया। तो इस तरीके से याद रखना। ठीक है, कि स्थानीय और केंद्रीय शक्ति सुझाव देने का भी साहस नहीं कर पाई। ये जो वुड का घोषणा पत्र था, इतना ज़्यादा व्यापक और विस्तृत योजना इसमें थी। ठीक है, तो डलहौजी ने कहा था। 1854 का आज्ञा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में चरम बिंदु पर है। जो कुछ उससे पहले हुआ था उसकी ओर संकेत करता है और जो कुछ उसके बाद हुआ वह उससे निकला है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन किसका है? जेम्स का है। ठीक है, जेम्स, यानी कि अब देखो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को इतना बढ़ा के बोल दिया कि 1854 का जो आज्ञा पत्र है इतना ज़्यादा बिंदु पर था कि इसमें जैसे कहते हैं ना जेम्स, एकदम जय। ठीक है, तो इससे पहले कि क्या चीज़ें हुई हैं उसको भी मेंशन था और क्या हुआ इसके बाद वो भी उसी के आधार पर हुआ। तो ये किसने कहा? जेम्स ने कहा है। ठीक है, तो हमने 11 नंबर क्वेश्चन देखे यहाँ पर। अब हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। वुड के आज्ञा पत्र का मुख्य दोष शिक्षा का गलत उद्देश्य था। यह सर्वोत्तम बातों जिन्हें पूर्व एवं पश्चिम दोनों प्रस्तुत करते थे का सामंजस्य न होकर केवल यूरोपीय ज्ञान था। यह कथन किसने कहा है? ठीक है, तो यह कथन किसने कहा था? भगवान दयाल का कथन था। यानी कि भगवान को दया आ गई कि उन्होंने बोला कि इतना बढ़ा चढ़ा के जेम्स ने बोल दिया है उसके आज्ञा पत्र को, तो उन्होंने बोला कि इसका मुख्य दोष क्या था? शिक्षा का गलत उद्देश्य था। यह सर्वोत्तम बातें जिन्हें पूर्व और पश्चिम दोनों प्रस्तुत करते थे, यह का सामंजस्य न होकर केवल यूरोपीय ज्ञान था। तो किसने कहा? भगवान दयाल ने। आज्ञा पत्र ने देश की प्राचीन परंपराओं की जानकारी नहीं की थी और यह भी विचार नहीं किया था कि देश में शिक्षा एवं धार्मिक संस्कार थे। यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन किसका है? डॉक्टर मुखर्जी का है। वुड के आज्ञा पत्र के लेखकों का उद्देश्य यह नहीं था कि शिक्षा नेतृत्व के लिए हो, शिक्षा भारत के औद्योगिक पुनरुत्थान के लिए हो, शिक्षा मातृभूमि की रक्षा के लिए हो, शिक्षा भारत के लिए हो जिसकी आवश्यकता स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों को हो। यह कथन किसने लिखा है? ठीक है, तो यह कथन किसने लिखा है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा परांजपे ने। ठीक है, परांजपे। ठीक है, यानी कि प्राण जप्त। ये उन्होंने कहा कि लेखकों का उद्देश्य यह नहीं था कि मतलब हर चीज़ क्या हो? भारत के हित में हो। ठीक है, तो इस किसने लिखा? परांजपे ने लिखा। हम इस अतिशयोक्ति शब्दों के लिए कोई औचित्य नहीं पाते हैं जिसमें कुछ इतिहासकारों ने आज्ञा पत्र का वर्णन किया है और यहाँ तक कि इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा नरुला एवं नायक का। आज्ञा पत्र की संस्तुति के आधार पर 1857 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो 1857 ईस्वी में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इन तीनों की एक साथ ही इनमें से सभी यानी कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में आज्ञा पत्र के आधार पर की गई थी। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम। चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र कितने अनुच्छेद का था? ठीक है, कितने अनुच्छेद का था? 100 अनुच्छेद का था।
वुड का आज्ञा पत्र भारत में शिक्षा का महाधिकार पत्र है, यह किसने कहा था? तो इसको किसने कहा था? रिचे ने कहा था कि भारत में शिक्षा का महाधिकार पत्र, ठीक है, यानी कि आज्ञा पत्र को महाधिकार पत्र किसने कहा? रिचे ने कहा। तो ठीक है, आज्ञा पत्र को महाअधिकार कहना कौन? जो रिच होगा वही कहेगा महाधिकार, तो महाधिकार को रिचे ने कहा था। आज्ञा पत्र ने निस्यंदन सिद्धांत को अनुपयोगी घोषित करके किसकी शिक्षा पर बल दिया था? तो किसकी शिक्षा पर बल दिया था? जनसाधारण की शिक्षा पर बल दिया था। आज्ञा पत्र ने व्यावसायिक शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना करके समस्या के समाधान के लिए कार्य किया। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बेरोजगारों के लिए, ठीक है। तो आज्ञा पत्र ने व्यावसायिक शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना करके बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया। आज्ञा पत्र ने किस भाषा के पाठ्यक्रम को स्थान दिया? तो आज्ञा पत्र में देसी भाषा के पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया है। आज्ञा पत्र ने किस भाषा को माध्यम बनाया? तो याद रखना राइट ऑप्शन हो आपका ए, यानी कि अंग्रेजी भाषा को इसने अपना माध्यम बनाया। आज्ञा पत्र व उच्च स्तर पर किस भाषा को महत्व दिया गया? तो आज्ञा पत्र में माध्यमिक व उच्च स्तर पर जिस भाषा को महत्व दिया गया वह है अंग्रेजी भाषा, ठीक है। यानी कि जो आज्ञा पत्र था उसने अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया और अंग्रेजी भाषा को ही माध्यमिक और उच्च स्तर पर महत्व दिया। आज्ञा पत्र ने भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए किस विश्वविद्यालय को आदर्श माना? ठीक है, तो किस विश्वविद्यालय को आदर्श माना है इसने? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लंदन विश्वविद्यालय को इसने अपना आदर्श माना। क्वेश्चन नंबर 25 है, घोषणा पत्र के अनुसार बालक की शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मातृभाषा में होना चाहिए, क्योंकि बच्चे मातृभाषा से ही सीख पाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, आज्ञा पत्र से संस्कृत, अरबी और फारसी को स्थान दिया गया था, किसके लिए दिया गया था? संपूर्ण पाठ्यक्रम में दिया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। भारतीय शिक्षा में एक नए युग का प्रारंभ हुआ जिसे कहते हैं, तो भारतीय शिक्षा में एक नए युग का प्रारंभ हुआ था जिसे क्या कहा जाता है? महाधिकार पत्र कहा जाता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। और महाधिकार पत्र आज्ञा पत्र को किसने कहा था? तो रिचे ने कहा था, तो याद रखना आप इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया टोटल आपके सामने चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 को, ठीक है। तो इस क्लास में हमने 4, 5, 6 को किया है, इससे पहले 1, 2, 3 को किया था। तो सभी का रिवीजन आपका फटाफट आज की डेट में हो जाएगा, बट आप जितना हो सके इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।